फ्रेंड्स, मैं शिव नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर को लेकर है। यहां पर जो है 74 को लेकर जहां पर फ्रॉड वाले एलिगेशंस होती है, फ्रॉड, विलफुल मिसट्रीटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, उसको लेकर काफ़ी बड़ी रिलीफ यहाँ पर एसएससी को दी गई है। और जो केस है, जो डिमांड ऑर्डर था, उसको यहाँ पर सेट असाइड किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा क्या फैक्ट्स थे। तो ये वाला जजमेंट ऑर्डर है, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है, मतलब पीडीएफ फाइल है, आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले केस को आपको रेफरेंस देना है, जहाँ पर भी 74 का केस आपके ऊपर लगा दिया गया है, उसमें 100% की पेनल्टी इन्वॉल्व होती है। अगर आपका केस 74 में नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि 74 में ना जाके वो 73 में चला जाए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ यहाँ पर मिल जाती है। और अब तो यहाँ पर जो है नया सेक्शन आया हुआ है 128A, तो उसका यूज करके आप जो है यहाँ पर अपने इंटरेस्ट पेनल्टी को वेव करा सकते हैं। लेकिन अगर 74 का केस है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। एसएससी ने यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल की है, और जब भी आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास होता है तो वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप जो है अपील में जा सकते हैं, या फिर आप जो है रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अपील में जो है आपको 10% प्री डिपॉजिट करना होता है। रेक्टिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिट पिटीशन में भी कंडीशंस लगा दी जाती हैं। तो इस वाले जजमेंट ऑर्डर में क्या यूनिक पॉइंट्स हैं, उनके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ऑर्डर पास हुआ है उसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उसको क्वेश किया जाए। अब इन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि सर, एक पहले भी यहाँ पर जो है पिछले साल के लिए भी केस था, तो जहाँ पर जो है उस केस में आपने ये किया था कि 15% डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड का जमा करने के बाद उसको रेमिट बैक कर दिया था। अब ये कह रहे हैं कि सर 74 में केस लगा दिया गया है, ये 18-19 का केस है। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। फर्दर ही वुड सबमिट दैट इन द प्रेजेंट केस द इम्पंज ऑर्डर वाज पास्ड बाय इन्वोकिंग सेक्शन 74। ये कह रहे हैं कि गलत 74 लगा दिया गया है। 74 का केस नहीं है, केस जो है 73 का है। सिंस द प्रोविजन ऑफ द सैड सेक्शन विल नॉट अप्लाई फॉर ए जेन्युइन एरर्स। अब ये लाइन आप पढ़िएगा, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आई है, आपकी वो किसी भी मैटर में हो, जीएसटी में रिटर्न भरने में हो, टैक्स पे करने में हो, आईटीसी क्लेम करने में हो, वो सब के लिए वर्क करेगा। फॉर एनी जेन्युइन एरर्स, कोई जेन्युइन एरर हो गई हो, इनएडवर्टेंट ओमिशंस हो गई हो, या सिस्टमेटिक इश्यूज आ रहा हो, और पेटिशनर जो है इस बारे में उसको एक्सप्लेन करने में जो है वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गए या अनेबल हो गए ड्यू टू द नॉन प्रोवाइडिंग ऑन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग, क्योंकि उनको जो है पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो 74 में क्यों निकाला गया ऑर्डर? अब ये वाली चीज यहाँ पर पढ़िएगा। परजेंट केस विच इज पर्टेनिंग टू असेसमेंट 18-19, तो जैसे इन्होंने 17-18-18-19 के लिए कराया, तो आप अगले सालों में भी इसको यूज कर पाएंगे। 18-19-19-20-20-21-21-22 वहाँ पर जो है आपको इसमें रिलीफ मिलेगी। प्योरली क्योंकि यहाँ पर जो है एसएससी ने इसको लिंक कर दिया एक साल को दूसरे साल से। इन्होंने कहा कि सर सेम सिमिलर केस है, पहले वाले केस में जो है टैक्स पे नहीं हुआ था, इस बार जो है टैक्स भी पे हो गया है। दे हैड ऑलरेडी पेड द एंटायर टैक्स। उन्होंने कहा कि टैक्स तो हमने पूरा पे कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हुई है, बता ही रहे हैं। एंड ओनली द पेनल्टी इज नॉट येट पेड बाय देम। पेनल्टी उन्होंने पे नहीं करी, वो चाहते हैं कि 74 से 73 में आ जाए तो उनको पेनल्टी पे ना करनी पड़े। फर्दर सी वुड सबमिट दैट द अफोरसाइड ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट इन कनेक्टेड मैनर विच इज स्क्वायरली एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट केस। उन्होंने कहा कि जो पिछले साल का केस था वो सेम एज इट इज इस साल पे भी एप्लीकेबल होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल कोर्ट से। ये वाला पैरा हमने रीड कर लिया है। रिप्लाई द गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर द फर्स्ट रेस्पोंडेंट, डिपार्टमेंट की तरफ से जो लन काउंसिलर ने कहा, ये जो मैटर इनको कनेक्टेड बता रहे हैं, मैटर कनेक्टेड नहीं है। पहले वाले केस में टैक्स जो है पे नहीं किया गया था, लेकिन इस वाले केस में जो है टैक्स पे भी किया जा चुका है, पेनल्टी पे नहीं की। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, ये ठीक है सर, कोई नहीं, आप इसको रेमिट बैक कर दीजिए। 15% की कंडीशन जो है कि पेनल्टी का 15% अब की बार जमा करेंगे, जबकि केस में क्या होता है कि टैक्स अमाउंट का जमा करना होता है। इन्होंने कहा कि ठीक है सर, इन्होंने पेनल्टी पे नहीं करी, तो आप 15% की जो है वो जमा करा लीजिए, फिर आप रेमिट बैक कर दीजिए। दोनों तरफ की बातें यहाँ पर कंसिडर हुई। अब समझिएगा फाइनल क्या डिसीजन है। इन द प्रेजेंट केस इट अपीयर्स दैट नो अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग वाज प्रोवाइडेड। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एसएससी को जो है पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई प्रायर टू द पासिंग ऑफ द इम्पंज ऑर्डर। इम्पंज ऑर्डर पास करने से पहले। As this court is of the view that the impunge order was passed in violation of principle of natural justice। ये ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि जो impunge order पास हुआ है वो वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। इन सच व्यू ऑफ द मैटर दिस कोर्ट इज इंक्लाइन टू सेट असाइड द impunge order dated passed by the first respondent। इसीलिए यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो कंसिडर किया, वो जो ऑर्डर था उसको यहाँ पर सेट असाइड कर दिया गया है। अब ये फाइनली यहाँ पर जजमेंट उठ रहा है, समझिएगा। द इम्पंज ऑर्डर डेट इज सेट असाइड, मैटर इज रिमांड बैक। मैटर को रिमांड बैक किया गया है, और जो पेनल्टी अमाउंट है उसका 15% ही जमा करेंगे। 2 वीक्स का इनको टाइम दिया गया है।
एंड सेटिंग असाइड द इम्पंज ऑर्डर विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन ये पेमेंट कर देंगे 15%, उसके बाद यहाँ पर ये इफेक्टिव माना जाएगा। पेटिशनर फाइल द रिप्लाई ऑब्जेक्शन। जो पेटिशनर है वो अपने रिप्लाई को सबमिट करेंगे अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो भी इनके पास एविडेंस अवेलेबल है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केस जो है वो 74 का नहीं है। ऑन फाइलिंग ऑफ सच रिप्लाई ऑब्जेक्शन, जब एसएससी जो है इस रिप्लाई ऑब्जेक्शन को सबमिट कर देंगे, रेस्पोंडेंट यानी जीएसटी डिपार्टमेंट को कंसिडर करेंगे और जो भी अकॉर्डेंस टू मेरिट्स, जो भी मेरिट्स के बेस पर या अकॉर्डेंस टू उसको ऑर्डर को पास करेंगे और पर्सनल हियरिंग की भी अपॉर्चुनिटी इस बार इनको दी जाएगी। तो 74 से केस को 73 में लाया जा रहा है। सब कुछ यहाँ पर एक्सेप्ट कराया जाएगा। 15% की भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, 10% तो आपको अपील में भी जमा करना होता है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द इम्पंज ऑर्डर itself has been quashed, court is of opinion of the bank attachment, जो attachments made on bank account of the petitioner cannot be survive any longer। जो बैंक अकाउंट अटैच किया हुआ था उनको यहाँ पर कह दिया गया है कि आप इनके बैंक अकाउंट जो है वो अनफ्रीज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि आपने जो भी पेमेंट है वो तो इनकी आ ही चुकी है और 2 वीक्स का यहाँ पर टाइम दे दिया है कि यहाँ पर जो है जिस दिन ये जजमेंट उठ रहा है उसमें 2 वीक्स के अंदर अंदर ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर ये रिट पिटीशन में एसएससी के फेवर में आया है। 74 को लेकर जहाँ पर भी आपके पास नोटिस आए हैं, अगर आप उनके रिप्लाई बना रहे हैं या फिर अगर आप अपील में जाना चाहते हैं, केस में आप इस वाले जजमेंट ऑर्डर को जरूर मेंशन करें कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें, ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा है कि आप जो है पहले एसएससी को सुनेंगे, एसएससी के जो सबमिशन है उनको कंसिडर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कोई भी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ये था लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर। बाकी के यहाँ पर जो जजमेंट ऑर्डर है आप उनको एक बार देख सकते हैं, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे रिप्लाई बनाने हैं, अपील कैसे फाइल करनी है, सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, इसलिए सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।